नमस्कार सभी को। देखिए आज है 25 दिसंबर 2024 और आज मनाया जाता है क्रिसमस डे, है ना? आज से ही मैं अपने पेन और पेपर के माध्यम से पढ़ना बंद करूँगा और व्हाइट बोर्ड और मार्कर से शुरू करूँगा, है ना? अब तक मैंने जितना भी पेन और पेपर के माध्यम से आपको कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए जैसे यूपी जीके, यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए कंप्लीट सिलेबस करा दिया यूपी जीके का। उसमें आपका हिंदी का भी मैंने कुछ टॉपिक करा दिए हैं। स्टैटिक्स जी की ऑलमोस्ट कंप्लीट कंप्लीट करा दी है। और रही बात पॉलिटी की यानी अपने संविधान की, तो संविधान में मैंने आपको संविधान के ऐतिहासिक विकास से लेकर संविधान के भाग 3 तक यानी मौलिक अधिकारों तक पेन और पेपर के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से करा दिया, है ना? आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने संविधान का भाग 4, जिसे हम व्हाइट बोर्ड और मार्कर की हेल्प से करेंगे। और देखिए ये क्लासेस उनके लिए सफिशिएंट रहेंगी, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी जो बिगिनर हैं, जो एक सीक्वेंस वे में, ठीक है, एक सीक्वेंस वे में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, खासकर पॉलिटी को यानी संविधान को। और जो कोई भी पढ़ना चाहते हैं, जो कहीं पहले से तैयारी कर रहे हैं, है ना? पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा एक ही कहना होगा, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी तैयारी शुरू कर देना, कुछ नया मिले तो। और जो बिगिनर हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, ये मेरा आश्वासन है आपसे, ठीक है? वादा है आपसे कि आपको दोबारा कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वन डे एग्ज़ाम हो, है ना? उसके लिए सफिशिएंट क्लास रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। जय माता दी। सब कुछ अच्छा रहेगा, बस आप हौसला बनाए रखना अपना, फ़ोकस करना और पेशेंस रखना सबसे अहम बात है ना? तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बात करें भाग 4 की। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहना एकदम, सब कुछ अच्छा होगा। देखिए भाग 4 की बात करें हम, तो भाग 4 बताता है डीपीएसपी के बारे में। किसके बारे में? डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी के बारे में। अच्छा ये डीपीएसपी क्या होती हैं, आपके मन में ये सवाल आएगा। और क्या ये हमारे संविधान में पहले, मूल संविधान में पहले थे या नहीं, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। पहले सवाल तो आपके मन में आएगा कि सर ये डीपीएसपी क्या होते हैं, पहला सवाल क्या, है ना, ये आना चाहिए। तो डीपीएसपी होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या होते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें अपने संविधान में क्यों शामिल किया गया, दूसरा प्रश्न आपका ये आना चाहिए। तो डीपीएसपी होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इन्हें हम हिंदी में लिख लेते हैं राज्य के नीति निदेशक, निर्देशक मत कर देना, निदेशक तत्व। अच्छा टीपीएसपी से संबंधित हमें आर्टिकल, कितने आर्टिकल पढ़ने होते हैं? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेंगे, वो सब आर्टिकल मैं आपको यहाँ कराऊंगा और इसी क्लास में हम अपने संविधान का भाग 4 बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। हम निश्चिंत रहिएगा, पेशेंस रखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आप समझेंगे तो तब जब मुझे अच्छे से सुनेंगे, है ना? तो आपको लगभग 50 से 60% चीज़ें सुनने से याद हो जाती हैं। देखिए देखिए डीपीएसपी को जब हमारे संविधान में शामिल किया गया है, अच्छा ये शामिल कहाँ से किए गए हैं? जब मैंने आपको भारत के विदेशी स्रोतों के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि डीपीएसपी को कहाँ से शामिल किया गया है? आयरलैंड के संविधान से। मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना। आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के, आयरलैंड के संविधान से शामिल किया गया है। क्या किया गया है? शामिल किया गया है। कहाँ पर? अपने संविधान में। कहाँ पर? अपने संविधान में, ठीक है। अच्छा जब कोई चीज़, अब इतने ये बात तो अच्छे से जानते होंगे कि जब कोई चीज़ शामिल की जाती है, किसी से ग्रहण की जाती है, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो ज़रूर रहता है। आप मुझसे या किसी अन्य टीचर से कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे तो उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होगा। और है, उद्देश्य है ना जी। आप किसी
गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी सरकारी नौकरी को लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरी को, इसी यही तो आपका उद्देश्य है, जब तो आप पढ़ रहे हैं। तो देखो इसका भी कुछ उद्देश्य रहे थे, इसके भी उद्देश्य थे, यानी एम, एम यानी उद्देश्य। पहला इसका मोस्ट इंपोर्टेंट उद्देश्य था एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। किसका? मेरी बातों को ध्यान से सुनना, यहाँ तो मैं आपको शॉर्ट में लिखाऊंगा क्योंकि हर बात नहीं लिखा सकता है ना। अगर हर बात लिखाऊंगा तो आपका फोकस नहीं बनेगा। अगर आपको ये लगेगा कि ये हर बात नहीं लिखा रहे हैं तो हमें फोकस से पढ़ना चाहिए, है ना। तो देखो, लोक कल्याणकारी, पहला उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण। लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, न कि पुलिस राज्य का। किसका? पुलिस राज्य का, जो कि उपनिवेश काल में हुआ करता था। ठीक है, निर्माण करना ये राज्य का कर्तव्य होगा। दूसरा पॉइंट इसका उद्देश्य था कि नागरिकों को, किसको? नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान करना। और वो कौन कौन सी स्वतंत्रता? वही स्वतंत्रता प्रदान करना जो हमारी प्रस्तावना में है। अच्छा, प्रस्तावना में 3 स्वतंत्रताओं के बारे में कहा गया है, तो वही 3 स्वतंत्रता यहाँ भी दी जाएंगी। नागरिकों को स्वतंत्रता कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं नागरिक को मिलनी चाहिए, जब ही वो अपना पूर्ण विकास कर सकता है ना। देखिए, अब मैं पहले ये सब तो मैं आपको बता दिया, है ना। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि जो संविधान में जो मौलिक अधिकार है ना, जो मौलिक, इन्हें बाबा साहेब ने जीपीएसपी को विशेषता वाला बताया गया है। बाबा साहेब ने जीपीएसपी को विशेषता वाला बताया था। उन्होंने कहा था कि जो मौलिक अधिकार हैं और जो अपने जीपीएसपी हैं, जो मौलिक अधिकार हैं जो अपने जीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भारतीय संविधान की आत्मा और दर्शन है। लेकिन एक और व्यक्ति हुए थे। देखो, बाबा साहेब ने क्या कहा है? बाबा साहेब कहते हैं कि मौलिक अधिकार प्लस जीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जीपीएसपी ये क्या है? ये हमारे संविधान के क्या है? आत्मा व दर्शन है। क्या है? आत्मा व दर्शन है। किसके? हमारे संविधान के। ये बात किसने कही है? बाबा साहेब ने, है ना। एक और व्यक्ति हुए थे ग्रेनविल ऑस्टिच। कौन से? ग्रेनविल ऑस्टिच। एक व्यक्ति हुए थे ग्रेनविल ऑस्टिच। ग्रेनविल ऑस्टिच ने कहा था कि जो मूल अधिकार है ना, जो हमारे मूल अधिकार हैं और जो निदेशक तत्व हैं, ग्रेनविल ऑस्टिच ने निदेशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा था। ग्रेनविल ने हमारे मौलिक अधिकार और जीपीएसपी को क्या कहा है? संविधान की मूल आत्मा कहा है। क्या कहा है? मूल आत्मा। किसकी? संविधान की। बाबा साहेब ने कहा है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो जीपीएसपी है, वो हमारे संविधान की आत्मा व दर्शन है। लेकिन यहीं पर ग्रेनविल ऑस्टिच कहती हैं कि मौलिक अधिकार हमारे और हमारे जीपीएसपी मूल आत्मा है। किसकी? हमारे संविधान की, है ना। इस बात से आप समझ गए होंगे कि आपको मेरा समझाने का और पढ़ाने का तरीका क्या होगा आगे, है ना। मैंने पहले ही कह दिया है, जो बिगिनर है उनके लिए बहुत सफिशिएंट रहेंगी ये क्लासेस। दूसरी जगह पर नहीं जाना पड़ेगा, बस आप बिलीव रखना और पेशेंस रखना। और जो कहीं और से पढ़ रहे हैं उनसे मेरा यही कहना होगा कि अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो ही आप इन क्लासेस को करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको प्रॉपर वे में नोटिफिकेशन मिलता रहे, वीडियोज मिलती रहे, है ना। देखिए, आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारे जीपीएसपी हैं, इनका उद्देश्य क्या था? एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना और नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान करना। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये राज्य का कर्तव्य होगा स्वतंत्रता दिलाने का।
अब हम ये जानेंगे, देखो जो हमारे डीपीएसपी है ना, और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मैं छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, सॉरी मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक कर्तव्य तो आगे पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ, एक अंतर बता देता हूँ। जो हमारे मूल अधिकार है वो व्यक्तिगत अधिकार है। कैसे? व्यक्तिगत अधिकार है, वो एक व्यक्ति को मिले हैं, है ना। व्यक्ति में मैं भी आता हूँ, व्यक्ति में कोई कंपनी वगैरह भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति में सिर्फ मानव ही आते हैं, है ना। और जो डीपीएसपी हैं ये समाज को दिए गए हैं, ये समाज के लिए हैं, है ना। क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी कि आप जानते होंगे शायद कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है ना, वो एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया जाता। एक व्यक्ति के लिए कानून नहीं बनाया जाता, वो पूरी समाज के लिए बनाया जाता है। और समाज शब्द आप देख रहे होंगे यहाँ पर। जब भी कोई कानून बनाया जाएगा तो राज्य का कर्तव्य होगा कि वो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही कानून बनाए, क्योंकि डीपीएसपी समाज से संबंधित है ना। तो समाज को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया जाएगा, ये बात कही गई। ये छोटा सा डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं इन्हें हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, और अपने नीति निर्देशक तत्वों को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, इनके लिए हम लड़ नहीं सकते, है ना। इस बात को आप ध्यान रखना। अब आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक एक से हम इन आर्टिकल को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद आप अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। बस पेशेंस बनाए रखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। ठीक है, देखिए इसी में यहाँ पर मिटा देता हूँ और एक एक से अपने सभी आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि बस हवा हवा में उड़ चले। बेसिकली हम इन्हें तीन पार्ट में तीन तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन ये बात संविधान में ये जो वर्गीकरण मैं आपको बता रहा हूँ ये संविधान में तो नहीं है, और ना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये तीन तरह से वर्गीकरण कैसे किया गया। हाँ मैं बता दूंगा कि तीन तरह से इसका वर्गीकरण पढ़ के करके हम अपने समझ के लिए अपने जल्दी से याद करने के लिए कर सकते हैं वर्गीकरण। अन्यथा वर्गीकरण संविधान में तो नहीं किया गया। एक तो समाजवादी वर्गीकरण, एक उदारवादी वर्गीकरण और एक गांधीवादी वर्गीकरण। ये तीन तरह के वर्गीकरण देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये संविधान में नहीं है, ये हमने अपनी सहूलियत के लिए बना लिए हैं, है ना। तो हम तो शुरू करेंगे सीधा आर्टिकल 36 से। आर्टिकल 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? डीपीएसपी की परिभाषा के बारे में। किसके बारे में? डीपीएसपी की परिभाषा। इस बोर्ड पर तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, लेकिन समझाऊंगा बहुत डिटेल में। डीपीएसपी की परिभाषा के बारे में बताया गया है। और डीपीएसपी में आप एक शब्द देख रहे होंगे, राज्य। ये शब्द देख रहे होंगे आप, राज्य। इस राज्य शब्द का क्या मतलब है? इस राज्य शब्द का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ राज्य जैसे यूपी बिहार और एमपी हुआ, ऐसे नहीं है। इस राज्य शब्द का वही मतलब है, वही अर्थ है जो मैंने आपको मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 12 बताया था, अनुच्छेद 12 बताया था। वहां पर राज्य की परिभाषा बताई गई थी, राज्य शब्द की परिभाषा, कि राज्य में सिर्फ केवल हमारे यूपी एमपी बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ ये नहीं आते। राज्य में हमारी केंद्र सरकार भी आती है, राज्य में हमारी स्टेट सरकार भी आती है, यानी राज्य सरकार भी आती है, स्थानीय सरकार भी आती है, और भी जो लोक प्राधिकरण होते हैं वो भी आते हैं। ठीक है, तो राज्य सब में राज्य सभी के लिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों को हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, है ना, लेकिन डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात कही है आर्टिकल 37 में। किसमें? आर्टिकल 37 यानी अनुच्छेद 37। बस आप पेशेंस रखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो पॉलिटी हो, स्टैटिक्स की हो, यूपीजी की हो। पेशेंस बनाए रखना, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, इतना मैं आपको आश्वासन दिला दूंगा इन क्लासेस के थ्रू। देखिए आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर नियोजित है, यानी डीपीएसपी। देखिए हर बार राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिखना अच्छा नहीं रहेगा, आप डीपीएसपी समझ लेना। डीपीएसपी कैसे हैं? गैर नियोजित हैं। गैर नियोजित, गैर न्यायोचित, गैर न्यायोचित हैं। इस गैर न्यायोचित शब्द का मतलब समझ रहे हैं कि इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, है ना। क्या?
इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती या ये न्यायालय द्वारा किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराई जा सकती। अतः आप कह सकते हैं कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, इन्हें लागू करने के लिए वो बाध्य नहीं है। ठीक है, आप जबरदस्ती इन्हें लागू नहीं करा सकते, चाहे वो केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से या स्थानीय सरकार से। ठीक है, लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डीपीएसपी है ना, ये शासन में मूलभूत है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो डीपीएसपी है ना, ये हमारे शासन में, हमारे देश के शासन में क्या है, शासन में बहुत मूलभूत है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसे कह सकते हैं, मूलभूत है आप ऐसे भी कह सकते हैं, महत्वपूर्ण है आप ऐसे भी कह सकते हैं। ये हमारे शासन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो मौलिक अधिकार है वो एक व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन डीपीएसपी है वो सामाजिक है ना। जो कोई भी कानून बनाया जाता है उसमें डीपीएसपी को ध्यान में रखना होता है, जरूरी है। ठीक है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में, जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो इन तत्वों को लागू करना, इन तत्वों को ध्यान में रखकर लागू करना राज्य का कर्तव्य है। क्या है? राज्य का कर्तव्य है। ये बात कही गई आर्टिकल 37 में। अब हम आर्टिकल 38 जानेंगे। देखिए क्लास थोड़ी सी लंबी हुई, लेकिन इस क्लास में हम अपनी संविधान का भाग 4 कंप्लीट कर लेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, तो दोबारा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आर्टिकल 38 की बात करें, अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 कहता है, अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याणकारी राज्य। क्या? लोक कल्याणकारी राज्य। अनुच्छेद 38 में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, जैसे आप समझेंगे कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित कराना तथा उनकी आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को दूर करना, ये 2 बातें कही गई हैं। क्या कही गई हैं कि राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के हित के लिए राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। ठीक है, किसके लिए? नागरिकों के लिए। राज्य का कर्तव्य है कि वो नागरिकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। कैसे? कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। और अच्छा, वो कल्याणकारी कार्यक्रम कैसे होने चाहिए? कल्याणकारी कार्यक्रम कैसे होने चाहिए? या तो वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, या फिर वो सामाजिक हो। ठीक है, 3 तरह के कल्याणकारी कार्य चलाए जाने चाहिए और ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वह नागरिकों के लिए कार्यक्रम चलाए, है ना। और दूसरा पॉइंट आप इसमें ये याद रखेंगे कि नागरिकों के बीच उनकी आय की असमानता को कम करना चाहिए। ये राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का एक और कर्तव्य है कि वो नागरिकों के बीच आय की असमानताओं को कम करे। आय की असमानताओं, क्या? आय की असमानताओं, आय की असमानताओं को कम करे। क्योंकि आय की असमानता इन द सेंस आप समझेंगे कि ये मान के चलो हमारी गरीबी लाइन है, ठीक, गरीबी रेखा लाइन है ना, लाइन है। कोई व्यक्ति तो इससे इतना नीचे है और कोई व्यक्ति इससे इतना ऊपर है। जैसे आपको अंबानी देख रहे होंगे, अंबानी, गौतम अडानी देख रहे होंगे, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहा है ना। तो ये असमानता को कम करने का कर्तव्य भी किसका है? राज्य सरकार का है ना, राज्य का है। राज्य इन द सेंस चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या लोकल गवर्नमेंट हो, स्थानीय सरकार हो, है ना। इतना आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन मत कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे आर्टिकल 39 के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल 39 के बारे में। आर्टिकल 39 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है।
तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, समझा तो मैं दूंगा आपको। ठीक, आप नहीं समझोगे, बस आप पेशेंस रखना, आप समझ जाओगे, बिना समझे ही समझ जाओगे। चलिए मैं आपको हर तरह से समझा दूंगा, हर जो विचार आपके मन में आएगा, मुझे पता है क्या क्या आएंगे। देखिए बात करें अनुच्छेद 39 की, किसकी? अनुच्छेद 39 यानी आर्टिकल 39, आर्टिकल 39। देखिए आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 कहता है राज्य के सामाजिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ये आर्टिकल 39 राज्य के सामाजिक कर्तव्यों को, किसके? राज्य के सामाजिक कर्तव्यों को क्या करता है? परिभाषित करता है। अच्छा, राज्य के सामाजिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं वो उन्हें समझ लेते हैं। परिभाषित करता है सामाजिक कर्तव्य इन द सेंस आप समझ सकते हैं, जैसे सामाजिक कर्तव्य आप समझ सकते हैं जैसे सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन करने का अधिकार होना चाहिए। इसमें पॉइंट समझ ली क्लॉज, ठीक है। सभी नागरिकों को क्या? सभी नागरिकों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना, किसके? जीविका के। सभी नागरिकों को क्या होना चाहिए? जीविका के पर्याप्त संसाधन मिलने चाहिए। क्या होना चाहिए? मिलने चाहिए। ये बात इसकी कही गई है, ठीक है। पहला सामाजिक कर्तव्य ये हुआ कि नागरिकों को जीविका के पर्याप्त संसाधन मिलने चाहिए। दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण है कि जो हमारे धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। धन और दूसरा है, सॉरी इसे क्या बोल सकते हैं आप? देखो, राज्य के सामाजिक कर्तव्य को परिभाषित करता है, तो पहला सामाजिक कर्तव्य हुआ कि जीविका के संसाधन मिलने चाहिए, जीविका के पर्याप्त संसाधन मिलने चाहिए। दूसरा है धन और उत्पादन के साधनों को रोकना चाहिए, साधनों के संकेंद्रण को रोकना चाहिए। धन एंड मनी और प्रोडक्शन, उत्पादन, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण, क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, दूसरा सामाजिक कर्तव्य, बहुत ज़्यादा सामाजिक कर्तव्य है। मैं बहुत आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जो आपको नहीं बताई जाती, है ना। ये सिर्फ न केवल व्यक्ति के लिए है बल्कि पूरे समाज के लिए है, हमारे डीपीएसपी। इसलिए आपको पता होने चाहिए ये चीज़ें। आप अपने फैमिली मेम्बर, अपने मम्मी पापा को भी बता सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो वो भी जागरूक हो जाएंगे इन चीज़ों से, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी बातें कही गई हैं आर्टिकल 39 में, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, अभी आप आगे जानोगे। देखिए तीसरा सामाजिक कर्तव्य और समझ लेते हैं इसका, कि स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता है। स्त्री एंड पुरुष को समान कार्य, अगर ये समान कार्य करते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा? समान वेतन। क्या मिलेगा? समान वेतन। ये बात कही गई है, ये सामाजिक कर्तव्य है। मान के चलो कोई अगर पुरुष चिनाई का काम कर रहा है, ठीक है, चिनाई का काम कर रहा है, अगर वही चिनाई का काम वो स्त्री करेगी, कोई औरत करेगी, तो उसको वही वेतन, वही मजदूरी मिलेगी जो उस पुरुष को मिलेगी, ठीक है। ये बात कही गई है। एक और पॉइंट है इसमें घ, देखिए अब तक आपने समझ लिया कि जीविका के पर्याप्त संसाधन मिलने चाहिए, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, है ना। और तीसरा है, आप इसमें समझ सकते हैं कि कर्म कारकों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को श्रम से संरक्षण मिलना चाहिए।
ठीक है। कर्म कारकों के स्वास्थ्य और शक्ति के बारे में भी बताता है ये। तो आप इन्हीं बातों को याद रख लेना, और है ना। अब हम इसमें जानेंगे एक महत्वपूर्ण आर्टिकल ये है कि आर्टिकल ये बात करता है आर्टिकल 39 का ए। क्या करता है आर्टिकल 39 का ए? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 39 का ए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये बताऊंगा, जब भी आपको किसी आर्टिकल के पीछे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी, ई, एफ ऐसे दिखाई दे ना, तो आप समझ जाना कि वो संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है ना। और जब भी कभी आपको स्मॉल ए, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी करके दिखाई दे, तो ये समझ लेना कि ये उसके क्लॉज हैं। ठीक है। आर्टिकल 39 का ए, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये बात समझ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1976 में। कब हुआ था? 1976 में ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया है कि आर्टिकल 39 का ए, अच्छा ये किसके बारे में बताता है ना, ये भी तो बात पता होना चाहिए आपको। ये बताता है आपके प्रत्येक नागरिकों को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। नागरिकों को क्या मिलना चाहिए? नागरिक को क्या मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? निःशुल्क विधिक सहायता और न्याय। क्या मिलना चाहिए? समान न्याय मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? समान तो न्याय मिलना चाहिए सभी को। ऐसा नहीं है कि मैंने चोरी की है और किसी दूसरे ने भी चोरी की है, मुझे चोरी के लिए फांसी पे चढ़ा दिया जाए और उसको बस 2-4 लठ मार के बजा दिया जाए। ऐसा नहीं है। अगर मुझे चोरी के लिए फांसी की सजा दी जा रही है तो उसे भी फांसी की सजा दी जानी चाहिए। या फिर उसमें 2-4 लठ मार रही है पुलिस, तो मुझ में भी 2-4 लठ मार दे और मुझे भी छोड़ दे, उसे भी छोड़ दे। ये है समान न्याय। और प्लस में क्या? निःशुल्क विधिक सहायता। क्या? निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए, ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, ये बात कही गई है आर्टिकल 39 के में कि नागरिक को समान न्याय मिलना चाहिए और निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। यानी जब उसे कानून की आवश्यकता पड़े, जरूरत पड़े, तो कानून उससे कोई भी रुपया चार्ज ना करे, है ना। निःशुल्क विधिक सहायता यानी निःशुल्क कानूनी सहायता उसे मिलनी चाहिए। ये बात अपने घर में बता देना अगर नहीं पता हो तो किसी को, क्योंकि रिश्वत खाने वाले बहुत हैं। ठीक है, और देनी भी पड़ती है क्योंकि आपको पता नहीं है, आपके घर वालों को भी नहीं पता है ना। इतना करिए। और इसमें अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 40। क्या? आर्टिकल 40। देखिए, आर्टिकल 40 की बात करें, एक मिनट, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना या साथ ही साथ लिखते जाना अपनी समझ के अकॉर्डिंग, तो आप और अच्छा कर लेंगे। इसमें याद करने में आपको आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आर्टिकल 40 की बात करें, आर्टिकल 40 किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 40 ये बताता है आपके पंचायतों के गठन के बारे में। पंचायतों के गठन के बारे में देखिए, लोकल देखिए ये जो स्थानीय स्वशासन में हम आगे जाके पंचायतों के बारे में जानेंगे। तो अभी आप आर्टिकल 40 में इतना ही समझ लीजिए कि ये पंचायतों के गठन के बारे में बताता है। और कैसे बताता है कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, तो ये बताता है आर्टिकल 40। अब इतना आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखिए, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको फिर दोबारा से कहीं से भी भाग 4 को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप पेशेंस के साथ मेरे साथ जुड़े रहे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपके फ्रेंड हैं वहाँ फ्रेंड सर्किल में वीडियो को सेंड जरूर कर देना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। आप डेली लाइफ में भी पॉलिटी को यूज़ कर सकते हैं, अपने संविधान को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही संविधान को अच्छे से कवर करा दूंगा। देखिए, आर्टिकल अब जानेंगे हम आर्टिकल 41। आर्टिकल 41
आर्टिकल 41 बताता है काम करने का अधिकार के बारे में कि नागरिकों को काम करने का अधिकार है। यह एक प्रश्न पूछा गया है राजस्थान की परीक्षा में, काम करने का अधिकार। अच्छा, काम कौन करेगा? नागरिक, ना कि भैंस बॉय, है ना। काम करने का अधिकार किसको है? नागरिक को। अच्छा, इसी से संबंधित एक नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे हम, आर्टिकल 42। देखो आर्टिकल 41 में कही गई है क्या, क्या बात कही गई है? काम करने का अधिकार मिलना चाहिए नागरिक को, है ना। ये बात कही गई आर्टिकल 41 में। लेकिन आर्टिकल 42 कहता है कि कार्य को करने के न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं प्रदान करना। इसमें तीन बातें कही गई हैं। पहला, नागरिकों को क्या, नागरिकों को क्या, तीन बातें कही गई हैं। नागरिकों को कार्य करने में न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, नागरिकों को क्या, कार्य करने में न्याय संगत न्याय संगत और क्या, मानवीय दशाएं प्रदान करना। क्या? न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं प्रदान करना। ये किसका कर्तव्य होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है। दूसरी बात इसमें कही गई है कि दूसरी बात कही गई महिलाओं को प्रसूति सेवाएं प्रदान करना। दूसरी बात क्या कही गई है? महिलाओं को प्रसूति सेवाएं प्रदान करना। अब इन्हीं दो पॉइंट से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप निश्चित रहिएगा प्रश्न का आंसर कराएंगे। और इसमें एक बात और जान लीजिए, जैसे पहला हुआ कि नागरिकों को कार्य करने में न्याय मिलना चाहिए, है ना, न्याय संगत उन्हें कार्य मिलना चाहिए और मानवीय दशाएं भी प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो काम एक 40 साल का व्यक्ति करता है वही काम 20 साल का बच्चा कर ले, कैसे कर लेगा? उसे अनुभव है, और जो 20 साल का बच्चा है वो अभी ताज़ा ताज़ा बच्चा गया है ना, तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा काम को सीखने में, तो उसके हिसाब से उसको काम दिया जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 40 साल वाले व्यक्ति का काम 20 साल वाले को दे दिया जाए, तो आप समझ सकते हो कि काम उल्टा सीधा होगा, है ना। और इसी के तहत जननी जननी सुरक्षा कार्यक्रम भी चलाए जाने का राज्य का कर्तव्य होगा। ये बात भी आर्टिकल 42 ही कहता है। अब हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल जानेंगे, आर्टिकल 43। क्या? आर्टिकल 43 यानी अनुच्छेद 43। एक तो अनुच्छेद 43 जानेंगे, अनुच्छेद 43 का ए जानेंगे, अनुच्छेद 43 का ए जानेंगे, है ना, और अनुच्छेद 43 का बी जानेंगे। ये तीन आर्टिकल जानेंगे हम 43 में। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, अनुच्छेद 43 का ए क्या कहता है, अनुच्छेद 43 का बी क्या कहता है, सॉरी ये डबल ये हो गया, अनुच्छेद 43 का बी। देखिए अनुच्छेद 43 तो सिर्फ ये कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्य करने के लिए न्यूनतम मजदूरी प्रदान करे, कार्य करने की न्यूनतम मजदूरी। ये बता, अनुच्छेद 43 बताता है कि कार्य करने की न्यूनतम यानी मिनिमम, यहाँ हिंदी में लिख लीजिए आप, न्यूनतम मजदूरी, कार्य करने की न्यूनतम मजदूरी प्रदान करे। और ये प्रदान कौन करेगा? राज्य। कौन करेगा? राज्य। राज्य कार्य करने की न्यूनतम मजदूरी प्रदान करे। और दूसरी बात कही है कि साप्ताहिक अवकाश प्रदान करे। दूसरी बात इसमें कही गई है साप्ताहिक अवकाश के बारे में, कि मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए। अवकाश यानी छुट्टी मिलनी चाहिए हर हफ्ते में। ठीक है। चाहे वो सैटरडे की हो, संडे की हो, मंडे की हो, कोई भी हो, साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए। ये भी राज्य का कर्तव्य है। ठीक है। जैसे आप किसी भी फैक्ट्री या किसी भी कंपनी में जाते होंगे तो आपको एक दिन का अवकाश जरूर मिलता होगा। ये बात इसमें कही गई है आर्टिकल 43 में। अब आर्टिकल 43 का ए समझ लीजिए। आर्टिकल 43 का ए कहता है कि औद्योगिक प्रबंधन में यानी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल औद्योगिक
औद्योगिक प्रबंधन में औद्योगिक प्रबंधन में कर्मकारकों की सहभागिता होनी चाहिए। प्रबंधन में कर्मकारक, अब कर्मकारक कौन है? वही मजदूर। कर्मकारकों की सहभागिता होनी चाहिए। सहभागिता सुनिश्चित करना या होनी चाहिए, बात एक ही है। ये बात कही गई आर्टिकल 43 के ए में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप निश्चित रहिएगा, बस पेशेंस रखिएगा, फोकस रखिएगा, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। अब हम जानते हैं आर्टिकल 43 का बी। देखिए आर्टिकल 43 का भी क्या कहता है? आर्टिकल 43 का भी कहता है सहकारी समितियों के गठन के बारे में। किसके बारे में? सहकारी समितियों के गठन के बारे में, कि सहकारी समितियों का गठन उनकी स्वैच्छिक इच्छा से होना चाहिए, अपनी इच्छा से होना चाहिए। यानी ये मैं लाल पेन से, रेड मार्कर से इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारी, और बहुत बार पूछा भी गया है, सहकारी समितियों के गठन के बारे में बताता है। सहकारी समितियों के गठन की बात करता है कौन? आर्टिकल 43 का भी सहकारी समितियों के गठन की बात करता है। आर्टिकल 43 का भी, ठीक है। और ये आर्टिकल 43 का भी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपका आंसर होगा 97वां संविधान संशोधन। ये एडेड बाई, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 97 संविधान संशोधन 2011। 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा आर्टिकल 43 का भी जोड़ा गया था, जिसमें सहकारी समितियों के गठन की बात कही गई है। ठीक है, ये अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, ठीक है, स्वायत्त शासन भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा से सहकारी समितियों का गठन भी कर सकते हैं, है ना। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम नेक्स्ट आर्टिकल पर डिस्कस करते हैं। आज इस क्लास में हम सभी आर्टिकल को यानी भाग 4 को कंप्लीट करके ही रहेंगे, चाहे क्लास थोड़ी लंबी क्यों ना हो जाए, है ना। देखिए अब हम जानेंगे आर्टिकल 44। कौन सा? आर्टिकल 44। देखिए आर्टिकल 44 की बात करें, 44। आर्टिकल 44 बताता है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता की बात करता है आर्टिकल 44। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि अपने भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है? एकमात्र ऐसा राज्य है वर्तमान में, तो वो है गोवा। गोवा, गोवा वाले बीच पर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता क्या है? लागू है। क्या है? लागू है। ठीक है, आई होप आप अपना समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 45 की। देखिए आर्टिकल 45 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें बात कही गई है कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उन्हें क्या मिलना चाहिए? निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। निःशुल्क शिक्षा, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 45 में। और ये राज्य का कर्तव्य होगा, है ना, राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, और इसी से संबंधित आपने एक आर्टिकल और पढ़ा है, आर्टिकल 21, सॉरी आर्टिकल जिसमें 21 का ए, जो कि शिक्षा के अधिकार के बारे में बताता है। और इसे यहीं से निकालकर आर्टिकल 21 का जो ए है ना, जो 86वें संविधान संशोधन, इसी से संबंधित आप इसमें ब्रैकेट में कर लेना, आर्टिकल 21 का ए, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा और कब जोड़ा गया था? 2002 में, जिसमें शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है।
जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के बारे में बताता है। आप इसे नोट डाउन कर लेना, यहाँ पर नोट बना लेना, ठीक है, ताकि आप यहाँ से इसे कनेक्ट कर पाओ। अब हम आर्टिकल 46, 47, 48, 49, 50 से 51 को भी जान लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा ये संविधान का भाग 4 क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, जिससे कि हम कल यानी नेक्स्ट क्लास में अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जान लेंगे कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ पर रखे गए हैं, क्यों रखे गए हैं, क्या उनका उद्देश्य है। देखिए आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अभी आपने इसकी भूमिका नहीं जानी होगी, मैं बताऊंगा। देखिए आर्टिकल 46 कहता है SC ST पिछड़ा वर्ग, SC ST पिछड़ा वर्ग है, इनको क्या क्या मिलना चाहिए, शोषण से बचाव मिलना चाहिए। पहली बात क्या मिलना चाहिए, शोषण से इनका बचाव होना चाहिए, शोषण से बचाव मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात इनकी शिक्षा का विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शिक्षा का विकास होना चाहिए। SC ST और पिछड़ा वर्ग के क्या मिलना चाहिए, इन्हें क्या होना चाहिए, शोषण से बचाव होना चाहिए, ठीक है। और आर्थिक अधिकार भी मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए, तीसरी बात क्या कही इनके लिए, आर्थिक अधिकार भी मिलने चाहिए, आर्थिक अधिकार भी मिलने चाहिए। सच बताना, अब तक आपको क्या ये बातें पता थी इस आर्टिकल 46 में। इस आर्टिकल 46 में SC यानी अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए ये 3 प्रावधान किए गए कि इनके शोषण से इनका बचाव होना चाहिए, ये राज्य का कर्तव्य होगा। शिक्षा का विकास होना चाहिए, इनकी शिक्षा का विकास होना चाहिए, और इन्हें आर्थिक अधिकार भी मिलने चाहिए, ये भी राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। ये बात कही गई थी। इसी आर्टिकल को ध्यान में रखकर ही तो आरक्षण मिलता है, जिसे आप आगे जाके समझेंगे, मैं आपको आगे समझाऊंगा। जब आरक्षण मिलता है तो इसी आर्टिकल को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। अभी तक आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन पता चल गया। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल समझते हैं, आर्टिकल 47, आर्टिकल 47, जो कि पोषण के बारे में बताता है। क्या पोषण, शोषण नहीं, पोषण, एक सेकेंड, ये पोषण के बारे में बताता है, ठीक है। क्या पोषण, पोषण इन द सेंस आप ऐसे समझेंगे कि जो भी खाद्य पदार्थ या जो भी पेय पदार्थ लोक कल्याण के लिए हानिकारक है, नागरिकों के लिए हानिकारक है, तो राज्य सरकार उस खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ पर क्या लगा सकती है, बैन लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है ना। ये बात कही गई है आर्टिकल 47 में, आप इतना समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, उन्हें ध्यान से सुनना, तभी आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ लिखना पॉसिबल तो नहीं होता है ना। और अगर मैं हर चीज़ लिखूंगा तो आप अपने माइंड का यूज नहीं कर पाएंगे, मेरी बात ये सुन लेना, ठीक है। पोषण यहाँ मैंने लिख दिया कि आर्टिकल 47 पोषण के बारे में बताता है। फिर मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी कि लोक कल्याण के हित में, अगर लोक कल्याण या नागरिक के अहित में कोई खाद्य पदार्थ ऐसा है जो लोक कल्याण को अहित करे, ठीक है, नागरिकों के स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए, नागरिकों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए, तो ऐसे खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ पर सरकार क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आर्टिकल 48 के बारे में जानेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखिए आर्टिकल 4 आर्टिकल और बच्चे हमारे, जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं ना, वैसे ही ये भी हैं। बस इन्हें क्या है, कोर्ट में जाकर इनके लिए लागू नहीं करा सकते हैं, और उन्हें लागू करा सकते हैं। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 दो बातों पर ध्यान देता है। पहली, गौ हत्या पर प्रतिबंध, गौ हत्या पर प्रतिबंध, गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए, गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए, राज्य का कर्तव्य है। दूसरा कृषि एवं पशुपालन का विकास होना चाहिए। गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए, कृषि एवं पशुपालन का विकास करना चाहिए,
पशुपालन का विकास विकास होना चाहिए। ये किसके कर्तव्य हैं? ये राज्य के कर्तव्य हैं। राज्य के ये कर्तव्य हैं कि गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए और कृषि एवं पशुपालन का विकास होना चाहिए। ठीक है, यहीं पर आपको एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल और दिखा देता हूं मैं, आर्टिकल 48 का ए, जो कहता है वन एवं वन्य जीवों को संरक्षण मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? वन एवं वन्य जीवों को संरक्षण मिलना चाहिए। वन को संरक्षण क्यों मिलना चाहिए? देखिए, आपने चिपको आंदोलन के बारे में तो सुना ही होगा, वो वन से ही संबंधित है ना, वन से ही संबंधित है चिपको आंदोलन। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आर्टिकल 49। अच्छा, आर्टिकल 49 क्या बताता है, किस चीज के बारे में बताता है? ये बताता है कि जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो हमारे स्मारक हैं, जो हमारे मोनूमेंट्स हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, अब स्मारकों में मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीजें आती हैं। स्मारकों का संरक्षण होना चाहिए। अच्छा, पता है आपको कि जब ये राष्ट्रीय महत्व का अगर संरक्षण हो, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण क्यों करती है सरकार? क्यों करती है? क्योंकि इससे सरकार को बहुत फायदा होता है। मान के चलो आप लाल किला या ताजमहल घूमने जाओगे तो वहां पर आपको टिकट लेनी होगी, तो ये टिकट का पैसा कहाँ पर जाता है? ये सरकार के पास ही जाता है। इसलिए ये इनके संरक्षण को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म ज़्यादा होगा तो पैसा ज़्यादा आएगा सरकार के पास। समझ रहे हो ना? आप भी जाते हो तो 50 रुपये की टिकट लगती, चले जाना ताजमहल पर। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण। अब राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जैसे आप ताजमहल, हमारा ताजमहल, ताजमहल, ठीक है, उसके बाद लाल किला, दिल्ली का लाल किला, ठीक है, ये भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। उसके बाद हमारा हुआ आगरा का किला हुआ, आगरा का किला हुआ, आगरा किला हुआ, ठीक है, आगरा का किला हुआ। यहाँ पर आप संरक्षण इन द सेंस, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी देखने को मिलती है। क्या मिलती है? सिक्योरिटी देखने को मिलती है कि कोई इन पर कुछ करना नहीं है ना, बम ना रखा है, आइटम बम ना रखा है, बम ना रखा ताकि ये फूट जाए, तो ये सरकार को लॉस होगा इससे बहुत ज़्यादा, है ना, और लोगों को तो हानि होगी ही होगी, क्योंकि वहाँ पर जो भी होगा उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो कि न्यायपालिका, आर्टिकल 50 जो कि क्या करता है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण करता है। आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है। क्या करता है? न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है। आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है। क्या करता है? न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है, यानी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के पृथक्करण की, सेपरेशन की बात करता है। अब हमारा एक लास्ट आर्टिकल बचा है जिसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आर्टिकल 51, और हमारा इस आर्टिकल को समाप्त होती हमारा भाग 4 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, आर्टिकल 51 कहता है कि बाहरी और आंतरिक शांति बनाए रखना राज्य का कर्तव्य होगा। बाहरी और आंतरिक शांति बनाए रखना किसका कर्तव्य होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। और इसी आर्टिकल से चलती है हमारी विदेश नीति। क्या चलती है? विदेश नीति। क्या चलती है? विदेश नीति। इसी आर्टिकल से चलती है हमारी क्या? विदेश नीति। क्या चलती है? हमारी भारत की विदेश नीति। तो ये हुए अपने संविधान के भाग 4, जिसमें हमने आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक कंप्लीट कर लिया। बहुत ही शानदार तरीके से डिटेल में मैंने आपको समझाया है। जैसा हो सकता था वैसे मैंने आपको समझा दिया।
आप मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे, जो कि संविधान के भाग 4 के 1 में रखा गया है ना, जो कि जोड़ा गया था, जिसमें हम सरदार पूर्ण सिंह समिति के बारे में भी जानेंगे। तो ये हुआ हमारे संविधान का भाग 4 कंप्लीट, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद। देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बिगनर हैं, तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की, तो आप यहाँ से पॉलिटी पढ़ सकते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटी पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।